ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर्स में अगर आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने की मुकम्मल तफसीलात बताई जाएंगी। आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने अपने एरियाज़ को ऐड करना है, किस तरह से आपने अपने कस्टमर्स को ऐड करना है, कैसे आपने प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं, कैसे आपने उनकी परचेजिंग करनी है, किस तरह से आप उनको सेल कर सकते हैं। हर एक चीज़ की मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में सिखाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना एक एरिया ऐड करना है। उसके लिए आपने ऊपर दिए गए ऐड के ऑप्शन पर आना और यहाँ से आपने ऐड सेल्स एरिया पर आ जाना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। आपने यहाँ पर अपने एरिया का नेम एंटर करना है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख लें, वरना आपने ऐड एरिया पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर एक और एरिया भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरा एरिया का नाम लिख के यहाँ से ऐड एरिया पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा एरिया सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने ऑर्डर बुकर्स को ऐड करने के लिए ऐड पर आना है और यहाँ से आपने ऐड ऑर्डर बुकर्स पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपने यहाँ पर अपने ऑर्डर बुकर का नेम एंटर करना है। नेम में आने के बाद यहाँ पर आपने ऑर्डर बुकर का नेम एंटर कर देना है। नेम एंटर करने के बाद नीचे अगर आप उसका कोई एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप ना भी डालें तो आप यहाँ से इसको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जा सकते हैं। नीचे हमारे पास मोबाइल नंबर है, वो भी ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेल्समैन है, सेल्समैन भी अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ से आपने ऐड ऑर्डर बुकर पर क्लिक करना है तो आपका ऑर्डर बुकर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक और ऑर्डर बुकर क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैं उसका नाम लिख के यहाँ से ऐड ऑर्डर बुकर पर क्लिक करूँगा तो हमारा एक और ऑर्डर बुकर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर में अपने ऑर्डर बुकर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने यहाँ पर अपने कस्टमर्स को क्रिएट करना है। कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए आपने इसी तरह से ऊपर दिए गए ऐड के ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपने ऐड कस्टमर पर आ जाना है। इसका हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक शॉर्टकट की भी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली इसी पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपने कस्टमर की डिटेल्स एंटर करनी है। डिटेल्स में सबसे पहले आपने अपने कस्टमर का नेम एंटर करना है। नेम के लिए मैं यहाँ पर अली नेम से एक कस्टमर क्रिएट कर देता हूँ। अली लिखने के बाद आपने यहाँ पर एरिया सिलेक्ट करना है कि यार ये कस्टमर हमारे पास किस एरिया का है। तो एरिया मैं यहाँ पर इसको एक एरिया दे देता हूँ। एरिया देने के बाद मैं यहाँ से अब आता हूँ ऑर्डर बुकर पर कि यार इस एरिया में हमारा कौन सा ऑर्डर बुकर है। तो इसी तरह से ऑर्डर बुकर पर आने के बाद मैं यहाँ पर अपने एक ऑर्डर बुकर का नेम सर्च करूँगा और यहाँ पर अपने ऑर्डर बुकर को भी इसके साथ अटैच कर लूँगा। इसके बाद मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करूँगा तो हमारा ये कस्टमर इजीली क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने पास एक अलग से दूसरा कस्टमर ऐड करता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर उसका नेम लिख लेता हूँ। आलियान नेम से मैं एक कस्टमर क्रिएट कर देता हूँ। उसी तरह से मैं एरिया पे आऊँगा, इसको मैं दूसरा एरिया दे देता हूँ। एरिया देने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ ऑर्डर बुकर पर और ऑर्डर बुकर पर आने के बाद इस एरिया का एक अलग से ऑर्डर बुकर इस कस्टमर के साथ क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक दो कस्टमर्स और क्रिएट करता हूँ ताकि आपको आसानी के लिए तरीका याद रह जाए कि किस तरह से आपने कस्टमर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने नेम पर आना है। नेम में आपने कस्टमर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपने इस कस्टमर का एरिया सेलेक्ट करना है कि किस एरिया का हमारे पास ये कस्टमर है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने इस एरिया के लिए ऑर्डर बुकर सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑर्डर बुकर इस एरिया में जाएगा। तो ऑर्डर बुकर सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली कंट्रोल S प्रेस करना है तो आपका कस्टमर इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर में अपने सारे कस्टमर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसको अब मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर में अपना प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, आपने अपना आइटम कैसे बनाना है। उसी तरह से आपने ऐड पर आना है। ऐड पर आने के बाद आपने यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पर आ जाना है। इसका हमारे पास सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की भी है। अगर आप कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट कोड का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट को एक कोड दे देना है। कोड एंटर करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन प्रोडक्ट नेम का है। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट या आइटम का नेम एंटर करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने आइटम का नेम एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कंपनी का ऑप्शन है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जिस भी कंपनी का हो आपने वो कंपनी यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर कंपनी का नेम लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने परचेज़ प्राइस लिखनी है, जितनी की कीमत ख़रीद आपको इस आइटम की आ रही है। तो यहाँ पर आपने कीमत ख़रीद लिख लेनी है।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये आइटम 10% या 20% पे सेल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सिंपली परसेंटेज एंटर करनी है। सॉफ्टवेयर आपकी सेल प्राइस खुद से उठा लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं परसेंटेज पर सेल नहीं करना चाहता, मैं अपनी मर्ज़ी की सेल प्राइस पर इसको सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने परसेंटेज को यहाँ से हटा देना और सेल पे आके अपनी मर्ज़ी की सेल प्राइस इंटर कर देनी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल स्टॉक का ऑप्शन है। यहाँ पर आपने अपने स्टॉक की क्वांटिटी लिखनी होती है कि जितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर आपके पास जितना भी स्टॉक है आपने वो लिख लेना है। इसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पर देखिए तो ट्रेड ऑफ़र का एक ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने आइटम पर डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जीएसटी का एक ऑप्शन है। अगर आपके इस आइटम पर किसी भी किस्म का जीएसटी लगता है तो वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ़र्दर टैक्स का है। अगर जीएसटी के अलावा आपके आइटम पर किसी भी किस्म का और टैक्स है तो वो आपने फ़र्दर टैक्स में लिख लेना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर होलसेल प्राइसेस, सप्लायर प्राइस और ब्रांचेस प्राइसेस के ऑप्शन है। यहाँ पर आप डिफरेंट प्राइसेस अपने आइटम के लिए सेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी क्लाइंट या कस्टमर आता है तो आप उसको उसी रेट पर चीज़ सेल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पीसेस पर पैक का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपने वो पीसेस लिखने हैं जितने पीसेस आपके एक कॉटन के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अवेलेबल स्टॉक में आपने 5 कॉटन लिख लिए और हर कॉटन के अंदर अगर 20 पीसेस मौजूद हैं तो आपने पीसेस पर पैक में आके 20 एंटर कर देना है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन 20 पीसेस को 5 कॉटन्स के अंदर ऐड कर देगा। इस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर में पीसेस पर पैक को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर स्टॉक लिमिट का है। स्टॉक लिमिट में आप अपने प्रोडक्ट की मिनिमम क्वांटिटी सेट कर सकते हैं कि यार हमारे पास जब ये कम क्वांटिटी में इतने कॉटन्स रह जाएं तो सॉफ्टवेयर हमें बता दे कि यार हमें अब इसकी मज़ीद ऑर्डर करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर 5 एंटर कर देता हूँ। जब भी मेरे पास इस आइटम के 5 या इससे कम पीसेस रह जाएंगे तो सॉफ्टवेयर मुझे बता देगा कि यार अब इस आइटम का मज़ीद स्टॉक ऑर्डर कर लेना चाहिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रेड अमाउंट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी अमाउंट की फॉर्म में डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का आपका ये प्रोडक्ट है। कैटेगरी ऐड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से नीचे दिए गए सेव के बटन पर क्लिक करना है तो आपका प्रोडक्ट या आइटम सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो जाएगा। आप इसके लिए Ctrl+S अगर अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तब भी आपका आइटम सेव हो जाएगा। आइटम क्रिएट करने के बाद अब अगर आपने यही आइटम परचेज़ करना है तो उसके लिए आपने सिंपली ऊपर दिए गए इन्वॉइसेस के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने परचेज़ इन्वॉइस पर आ जाना है। इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करते हैं तब भी आपके सामने यही परचेज़ की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपने पास एक वेंडर क्रिएट करना है जिससे आपने इस आइटम को परचेज़ करना है या इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। तो उसके लिए हमने यहीं पर आपकी आसानी के लिए ऐड वेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से आकर इसको नया वेंडर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ से ऐड वेंडर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड वेंडर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपने वेंडर का नेम एंटर करना है, जो भी आपके वेंडर का नेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेंडर को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करता हूँ या ऐड वेंडर पर क्लिक करता हूँ तो हमारा वेंडर सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो जाएगा। अब वेंडर क्रिएट होने के बाद हमने इस वेंडर से अपने आइटम की परचेजिंग करनी है। तो मैं वेंडर में आकर अपने वेंडर को सर्च करता हूं, जो वेंडर मैंने अभी क्रिएट किया था। यहाँ पर देखिए हमें वेंडर शो हो चुका है। वेंडर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से नीचे आइटम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप आइटम कोड से भी आइटम को सर्च कर सकते हैं और आइटम नेम से भी अपने आइटम को सर्च कर सकते हैं। जहाँ से आपको आसानी लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ। प्रोडक्ट सर्च करने के बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर ने हमारे प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, परचेज़ प्राइस, सेल प्राइस, इसकी कैटेगरी, इसकी कंपनी, सारी डिटेल्स यहाँ पर उठा ली हैं। अब यहाँ पर हमने अपने सॉफ्टवेयर में क्वांटिटी एंटर करनी है कि जितनी भी क्वांटिटी हम इस आइटम की परचेज़ कर रहे हैं। उसके लिए हमने सिंपली ऊपर दिए गए क्वांटिटी के ऑप्शन पर आना है। क्वांटिटी पर आने के बाद यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ कॉटन्स लिख लेने हैं, जितने भी नए कॉटन में इस आइटम के परचेज़ कर रहा हूँ। क्वांटिटी एंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करना है। नीचे हमारे पास यहाँ पर एक जीएसटी का ऑप्शन है। अगर आपके इस आइटम पर किसी भी किस्म का सेल्स टैक्स है तो आपने वो यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से नीचे आना है। इस आइटम पर अगर आपको किसी भी किस्म का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो आपने वो डिस्काउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। डिस्काउंट एंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से एंटर की प्रेस करनी है तो आपका ये आइटम लिस्ट में ऐड हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा आइटम क्रिएट करने के बारे में बताता हूँ जो आपने पहले सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं किया हुआ। तो एक ऐसा आइटम जो आपके पास सॉफ्टवेयर में पहले से ऐड ना हो और आपने वो आइटम अभी परचेज़ करना हो, तो उसके लिए आपने सिंपली ऊपर दिए गए कोड के ऑप्शन पर आना है और कोड पर आने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट को एक कोड दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक कोड दे देता हूँ। इसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट का एक नेम एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नेम भी इंटर कर देता हूँ। इसके बाद जितनी क्वांटिटी आप इस प्रोडक्ट की परचेज़ कर रहे हैं आपने वो इंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कीमत ख़रीद इंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सेल की अमाउंट इंटर कर देनी है जितने का आप ये आगे बेचना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने आइटम की कंपनी एंटर करनी है। उसके बाद आपने अपने आइटम की कैटेगरी ऐड करनी है। कैटेगरी ऐड करने के बाद नीचे हमारे पास पीसेस पर पैक का ऑप्शन है। यहाँ पर आपके एक कॉटन के अंदर जितने पीसेस हैं वो आपने यहाँ पर एंटर कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास किसी किस्म का डिस्काउंट है तो आपने वो एंटर कर देना है, वरना आपने सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करना है। तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि यार आपका ये आइटम पहले से क्रिएट नहीं हुआ हुआ, क्या आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं? तो आपने सिंपली यहाँ से येस पर एंटर कर देना है। आपका ये आइटम परचेज़ भी हो जाएगा और सॉफ्टवेयर में नया आइटम क्रिएट भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास ग्रैंड में टोटल अमाउंट हमारे बिल की लिखी हुई आ रही है कि हमारा टोटल बिल कितना बनता है। अमाउंट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर देखिए कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अगर आपके इस टोटल बिल पर किसी भी किस्म का जीएसटी लगता है तो वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, या फिर जीएसटी के अलावा अगर आपका कोई भी और टैक्स इस पर है तो वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद अगर आपको इस टोटल बिल पर किसी भी किस्म का डिस्काउंट मिलता है तो वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास आगे बिल्टी का एक्सपेंस है। अगर आपके इस टोटल बिल पर किसी भी किस्म का बिल्टी एक्सपेंस आता है तो वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। बिल्टी के अलावा अगर आपका इस टोटल बिल पर किसी भी किस्म का एक्सपेंस आता है तो वो आपने अदर एक्सपेंसेस में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपने बिल का डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से सेव बिल पर क्लिक करना है तो आपकी परचेज़ का बिल यहाँ पर सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा। अब ये आइटम परचेज़ करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी इन्वेंट्री पर और आपको दिखाता हूँ कि जो आइटम हमने अभी परचेज़ किया है वो हमारे पास इन्वेंट्री में शो कर रहा है या नहीं। तो आपने यहाँ से सिंपली रिपोर्ट्स पर आना है और यहाँ से आपने इन्वेंट्री रिपोर्ट्स पर आ जाना है। इसका शॉर्टकट की भी है, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तब भी आप इन्वेंट्री रिपोर्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें हमारे दोनों आइटम्स शो कर रहा है, आइटम्स के नेम यहाँ पर हैं। इसके बाद हमारे पास इनका अवेलेबल स्टॉक शो कर रहा है। जितना भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा वो हमें यहाँ पर स्टॉक में शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनकी परचेज़ प्राइस है। इसके बाद यहाँ पर इनकी लोकल सेल प्राइस है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनकी कंपनी दी गई है। उसके बाद इनकी कैटेगरी है। कैटेगरी के बाद आपके एक आइटम पर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है वो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है एक एक आइटम का वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से अगर आप नीचे आ जाएं तो टोटल इन्वेस्टमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों आइटम्स पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ ही यहाँ पर आपको ये भी शो कर रहा है कि अगर आप इन दोनों आइटम्स को सेल करते हैं तो आपकी टोटल सेल कितनी बनेगी इन दोनों आइटम्स की। तो ये थी हमारे पास इन्वेंट्री रिपोर्ट। जो भी आइटम हमने यहाँ पर परचेज़ किए थे वो हमें इन्वेंट्री में शो होने लग गए हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से आते हैं अपने सेल की तरफ और मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ कि आपने इस आइटम को सेल कैसे करना है। यहीं फ्रंट पेज पर देखिए हमें यहाँ पर एक सेल का ऑप्शन दिया गया है। आपने सिंपली यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करना है, तब भी आपके सामने सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से सेल के बटन पर आएंगे तो यहाँ से भी आप सेल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने अब सेल की विंडो ओपन हो चुकी है। अब सेल करने के लिए सबसे पहले आपने अपना एरिया एंटर करना होता है, जिस भी एरिया के अंदर आप सेल करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस भी एरिया के अंदर मैं अभी सेल करने वाला हूँ। एरिया सेलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने कस्टमर का नेम एंटर करना है, जिस भी कस्टमर पर हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक कस्टमर ऐड है जो मैंने अभी क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ पर वो कस्टमर ऐड कर लेता हूँ। कस्टमर ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ड्राइवर नेम का ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने ऑर्डर बुकर्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से सिंपली इंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपका कर्सर कोड के ऑप्शन पर आ जाएगा। आप यहाँ पर कोड से भी सर्च करके अपने आइटम को सेल कर सकते हैं और आप नेम से भी सर्च करके अपने आइटम को सेल कर सकते हैं।
आपने सबसे पहले अपने आइटम को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने अपने आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जितनी भी क्वांटिटी इस आइटम की सेल करनी है वो क्वांटिटी आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अपने पास कोई भी एक क्वांटिटी एंटर कर लेता हूँ। क्वांटिटी यहाँ पर लिखने के बाद मैंने सिंपली यहाँ से एंटर की प्रेस करना है तो हमारा आइटम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आइटम लिस्ट में ऐड होने के बाद यहाँ पर देखिए हमें इसकी टोटल अमाउंट शो कर रहा है। टोटल अमाउंट के बाद यहाँ पर देखिए अगर आपने इस बिल पर किसी भी किस्म का डिस्काउंट देना है तो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर परसेंटेज में डिस्काउंट है तो यहाँ पर एंटर करना है। अगर अमाउंट की फॉर्म में डिस्काउंट है तो वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास कैश का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपने अपने कस्टमर से जितना भी कैश वसूल करना है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अपने कस्टमर से कुछ कैश वसूल करता हूँ और यहाँ पर देखिए चेंज में जितने पैसे उसके बकाया रहते हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करना है तो आपका बिल सिस्टम में सेव हो जाएगा। इसके बाद अब हम एक नए एरिया के साथ एक नया बिल बनाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऐड कर देता हूँ। एरिया ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए अब हमारे पास कस्टमर नेम का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपने अपने एक कस्टमर को ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना दूसरा कोई कस्टमर ऐड कर लेता हूँ। कस्टमर ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर नेम्स का ऑप्शन है। यहाँ पर ये ऑप्शन ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं वरना आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करना है। आपने इसके बाद अपना आइटम सेलेक्ट करना है, जो भी आइटम आप सेल करना चाहते हैं। आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी क्वांटिटी एंटर करनी है, जितनी क्वांटिटी आप इस आइटम की सेल करना चाहते हैं। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। नीचे देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट चार्जेस का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और आप कस्टमर से ये कहते हैं कि यार हमारी गाड़ी आपका सामान आपकी दुकान पर छोड़कर भी आएगी, तो आपने यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस जितने भी होंगे वो आपने यहाँ पर एंटर कर देने हैं। जितने भी आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस यहाँ पर लिखेंगे वो आपके टोटल बिल में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस के बाद यहाँ पर नीचे देखिए हमारे पास लोडिंग चार्जेस का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर अगर आप कोई ऐसा आइटम सेल कर रहे हैं जिसका वज़न ज़्यादा है और आप वो बंदे को गाड़ी में लोड भी करवा कर देते हैं, तो आपने यहाँ पर अपनी लोडिंग के चार्जेस इंटर कर देने हैं। सॉफ्टवेयर आप ऑटोमेटिकली आपकी टोटल अमाउंट में आपके वो लोडिंग के चार्जेस भी ऐड कर देगा। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद नीचे देखिए अब हमारे पास यहाँ पर कैश का ऑप्शन दिया गया है। इसी तरह मैं यहाँ पर इस कस्टमर से भी कुछ पैसे वसूल कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट एंटर कर दी है, बकाया यहाँ पर देखिए चेंज में उसकी बाकी अमाउंट शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये बिल भी हमारे पास सेव हो जाएगा। ये था हमारे पास ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर में आइटम को सेल करने का तरीका। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपने जो भी अभी यहाँ पर बिल्स जनरेट किए हैं उनकी हिस्ट्री आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेन स्क्रीन पर हमारे पास बिल हिस्ट्री का एक ऑप्शन है। आप यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बिल हिस्ट्री दिखा देगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तब भी आपके सामने बिल हिस्ट्री का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जिस भी बिल की डिटेल्स देखनी है आपने उस पर डबल क्लिक करना है, आपके सामने बिल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बिल की सारी डिटेल्स शो कर देगा कि यार इस बिल का टोटल कितना बना था, इस पर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, इस पर आपने डिस्काउंट कितना दिया था, लोडिंग चार्जेस इस पर कितने आए थे और टोटल अमाउंट कितनी थी। इसके बाद अगर आप अपने बिल्स का लोड फॉर्म निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक का आप लोड फॉर्म निकालना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले डेट एंटर कर देता हूँ। डेट एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास चेक का एक ऑप्शन दिया गया है। आपने सिंपली यहाँ से चेक के बटन पर क्लिक कर देना है। चेक पर क्लिक करने के बाद जो भी डेट आपने सेलेक्ट की होगी उस डेट के सारे बिल्स आपको यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से लोड फॉर्म पर क्लिक करना है। लोड फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। लोड फॉर्म्स में आपको टोटल नंबर ऑफ़ कॉटन शो करेगा, जितने भी कॉटन आप गाड़ी में लोड करके भिजवा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने लोड फॉर्म ओपन हो रहा है। इसमें देखिए हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ कॉटन शो कर रहा है कि कितने कॉटन्स आज हमारे गाड़ी में लोड होकर जाएंगे। इसके बाद इसी तरह से आप सॉफ्टवेयर में अपनी सेल्समैन शीट भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से आपने डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेल्समैन शीट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से सेल्समैन शीट पर क्लिक करेंगे ये आपको एक कंप्लीट फॉर्म जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स भी होंगे और उनके आगे एक रिटर्न का ऑप्शन खाली दिया होगा और एक रिमार्क्स का ऑप्शन खाली दिया होगा।
गाड़ी के साथ आप अपना जो भी सेलमैन दुकानदार की तरफ भेजेंगे, वो बंदा दुकानदार के पास जाएगा। जितने भी कॉटन दुकानदार ने ऑर्डर किए होंगे, उनमें से अगर वो कुछ कॉटन्स को रिटर्न कर देता है तो रिटर्न वाले बॉक्स में आपने रिटर्न की क्वांटिटी लिख लेनी है, जितने भी कॉटन्स उसने रिटर्न किए होंगे। और इसी के आगे रिमार्क्स का जो खाली ऑप्शन है, उसमें जितनी भी पेमेंट आपका सेल्समैन उससे लेगा वो पेमेंट लिख लेगा, और जितने बकाया जात होंगे वो रिमार्क्स के ऑप्शन में यहाँ पर लिख लेगा। इसी तरह जहाँ जहाँ भी आपका सामान जाना है, आपका सेल्समैन यही एक्टिविटी हर एक जगह पर परफॉर्म करेगा। जब वो शाम को आपके पास वापस आएगा, आपने उससे देखना है कि यार कितनी क्वांटिटी वो रिटर्न लेकर आया है, और जितने भी पैसे उसने इस लिस्ट पर लिखे होंगे उतने पैसे आपने उससे वसूल कर लेने हैं। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर में अपनी सेल्समैन शीट भी देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप एरिया वाइज अपनी सेल्स निकालना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से एरिया वाइज सेल पर आ जाना है। इसको आपने यहाँ से टिक करना है और यहाँ पर आपने अपना एरिया सर्च कर लेना है, जिस भी एरिया की आप सेल्स निकालना चाहते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से चेक पर क्लिक करना है, तो आपके सामने उस एरिया के जितने भी बिल्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह फिर आप इनके लोड फॉर्म्स भी एरिया वाइज निकाल सकते हैं, सेल्समैन शीट भी एरिया वाइज निकाल सकते हैं, और हर एक चीज़ को एरिया वाइज आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर ऑर्डर बुकर वाइज अपनी सेल चेक करना चाहते हैं तो आपने ऑर्डर बुकर पर टिक कर देना, और उसके बाद यहाँ पर आके आपने ऑर्डर बुकर का नेम सर्च कर लेना है, जिसकी भी आप सेल देखना चाहते हैं। आपने यहाँ पर वो ऑर्डर बुकर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से चेक के बटन पर क्लिक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको उनकी डिटेल शो कर देगा। इसी के साथ अगर आप कस्टमर वाइज अपने बिल्स निकालना चाहते हैं तो आपने सिंपली ऊपर दिए गए कस्टमर पर टिक करना है, और उसके बाद आपने अपने कस्टमर का नेम यहाँ पर सर्च कर लेना है। नेम सर्च करने के बाद आपने यहाँ से सिंपली चेक पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको कस्टमर के बिल्स शो कर देगा। आप इसी तरह से इनके लोड फॉर्म्स और सेल्समैन शीट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बल्क प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सारे प्रिंट्स एक साथ अलग अलग निकल सकते हैं। अब हम यहाँ से बिल हिस्ट्री को क्लोज़ कर देते हैं। अब हम यहाँ से आते हैं रिपोर्ट्स पर, और रिपोर्ट्स पर आने के बाद हम यहाँ से कस्टमर डिटेल्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी कस्टमर्स होंगे उनकी डिटेल्स आपको शो कर देगा, उनका बैलेंस भी शो करेगा कि कितने उनके बकाया जात रहते हैं जो उन्होंने आपको देने हैं। जैसे अली हमारा एक कस्टमर है और इसने हमारे 2000 रुपये देने हैं, तो इसकी हम चलिए अब कुछ कैश इससे रिसीव कर लेते हैं, और वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। आपने यहाँ से सिंपली ट्रांजैक्शंस पर आना है। यहाँ से कस्टमर डिटेल्स पर आकर कस्टमर कैश रिसीव पर आ जाना है। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करते हैं तब भी आपके सामने यही पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपने कस्टमर को सर्च कर लेना है जिससे भी आप पैसे लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से अली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अली का 2000 बैलेंस इसने उठा लिया है। यहाँ पर मैं 500 रुपये अली से वसूल कर लेता हूँ। 500 यहाँ लिखने के बाद मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करता हूँ, तो अली से 500 रुपया हमारे पास वसूल हो जाएगा। दोबारा से अगर हम कस्टमर डिटेल्स पर आकर देखें तो यहाँ पर देखिए अली के हमारे पास अब 1500 रुपये बकाया जात रह चुके हैं। पहले इसके 2000 थे, 500 हमने वसूल कर लिए, अब पीछे 1500 रुपये रह चुके हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर दूसरे कस्टमर से भी कुछ पेमेंट वसूल करता हूँ। यहाँ पर देखिए 1500 इसका टोटल है, मैं 200 रुपये इससे वसूल करता हूँ, तो इसका बकाया बैलेंस हमारे पास 1300 रहना चाहिए। तो मैं यहाँ से वापस से कस्टमर डिटेल्स पर आ जाता हूँ। रिपोर्ट्स पर आने के बाद कस्टमर डिटेल्स पर आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1300 इसके भी बकाया जात रह चुके हैं। अब आपके पास एक सेल्समैन है जिसको आप भेजते हैं उगराई की वसूली के लिए। वो अपनी सेल्समैन शीट लेकर जाता है और उनसे सारे पैसे वसूल करके जब आपके पास लाता है तो आपने उसको सॉफ्टवेयर में मेंटेन करने के लिए ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शंस के ऑप्शन पर आना है, और यहाँ से कस्टमर डिटेल्स पर जाकर उगराई कैश पर आ जाना है। इसका हमारे पास शॉर्टकट की भी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करते हैं तब भी आप इसी पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक लिस्ट होगी जिसमें सारे कस्टमर की डिटेल्स होगी, उनके बैलेंस होंगे और उनके बकाया जात होंगे जितने उनके रहते हैं। आपका सेल्समैन जितने भी पैसों की वसूली उनसे करके लाया होगा वो यहाँ पर आपने सिंपली एंटर कर देनी है। इस पूरी लिस्ट को आपने सेव करना है, तो आपका कैश यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। अकाउंट नंबर में मैं अपने कस्टमर का नंबर लिखता हूँ। मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। 1 मेरे कस्टमर का अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पर देखिए मेरे कस्टमर की डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पर बैलेंस भी आ चुका है। जितना भी हमारा सेल्समैन उससे रिसीव करके लाएगा वो यहाँ पर हमने एंटर कर देने हैं, तो बकाया जात हमारे आगे टोटल में शो कर देगा। मिसाल के तौर पे आपका सेल्समैन गया और इससे 500 रुपये वसूल करके लाया, तो यहाँ पर देखिए उसका बकाया बैलेंस हमें शो कर रहा है। इसी तरह से आपने एंटर कर देना। यहाँ पर फिर आपने अपने दूसरे कस्टमर की डिटेल्स डालनी है।
आप यहाँ पर दूसरे कस्टमर का अकाउंट नंबर लिखेंगे, आगे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। उसी तरह से आपने जितने पैसे उससे वसूल किए हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद उसका भी टोटल इसी तरह से आगे शो कर देगा। इसी तरह से आपने अपने बाकी कस्टमर्स की एंट्रीज़ भी नीचे कर देनी है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना है, तो सॉफ्टवेयर में आपके कस्टमर्स का जो क्रेडिट होगा वो मेंटेन हो जाएगा। अब अगर रिपोर्ट पर आने के बाद आप अपने कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट बैलेंस आपके कस्टमर्स का शो कर देगा कि कितने अभी उनके बकाया जात रहते हैं। अब अगर आपका एक कस्टमर है और वो आपके पास आकर आपको कहता है कि यार मेरे आपके पास किसी किस्म के कोई बकाया जात नहीं रहते, मैंने आपकी सारी पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं, तो उसको किस तरह से आपने मुतमईन करना है। आपने सिंपली ऊपर दिए गए रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने नीचे लेजर्स पर आना है और यहाँ से कस्टमर लेजर पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपने जिस भी कस्टमर का लेजर देखना है उस कस्टमर का नेम आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। कस्टमर का नेम सर्च करने के बाद आपने वो कस्टमर यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से सर्च पर क्लिक कर देना है। तो इस कस्टमर के जितने भी आपके पास ट्रांजैक्शंस हुई होंगी वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि यार जब ये आपके पास कस्टमर बना था, इसका पहला बिल जब आपके पास बना था तो इतना इसका ओपनिंग बैलेंस था, इतने इसने कैश में पैसे दिए थे और इतना इसका बैलेंस बन चुका था। इसके बाद इसने आपके साथ आगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस की होंगी वो यहाँ पर आपको शो करेगा और सबसे आखिर में आपको यहाँ पर टोटल बैलेंस भी शो कर देगा कि इस कस्टमर का अब आपके पास कितना टोटल बैलेंस बकाया रहता है। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर में एक एक चीज़ की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से बैलेंस शीट पर आ जाना है। रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है आपके पास बैलेंस शीट का। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का कंप्लीट ओवरव्यू देख सकते हैं। बैलेंस शीट पर आने के बाद यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट करनी है, जिस डेट से जिस डेट तक आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं। उसके बाद आपने सबमिट करना है, तो यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए ऊपर लोकल सेल पर मार्क हुआ हुआ है, लोकल सेल हमारी कोई भी नहीं हुई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारे पास कस्टमर सेल का है। हम यहाँ से कस्टमर सेल पर आ जाते हैं। कस्टमर सेल पर हम जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें कस्टमर के जितने भी बिल्स बने होंगे वो यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए हमें टोटल प्रॉफिट शो कर देगा कि यार इनके साथ आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आपको इसी के साथ टोटल सेल भी शो कर देगा और अगर आपको इसमें कोई भी लॉस हुआ है तो यहाँ पर आपको लॉस भी शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेल रिटर्न है। अगर आपकी किसी भी किस्म की रिटर्न होती है तो यहाँ पर आपको सेल रिटर्न भी शो करेगा। उसके साथ जितना भी प्रॉफिट आपका कम हुआ है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा और इसी के साथ यहाँ पर टोटल अमाउंट भी जितनी रिटर्न हुई है वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद यहाँ से अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर हमें ओवरऑल सेल भी शो करेगा, ओवरऑल प्रॉफिट भी शो करेगा, हमारे सारे एक्सपेंसेस भी शो करेगा और हमारा जितना आज कलेक्टेड कैश है वो भी यहाँ पर हमें शो करेगा। इसके बाद आपने ऊपर दिए गए यूटिल्स के ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपने डे क्लोजिंग रिपोर्ट पर आ जाना है। इस रिपोर्ट में आज दिन के अंदर आपके सॉफ्टवेयर में आने वाले तमाम मामलात की रिपोर्ट आपको शो करेगा। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। डेट सेलेक्ट करके आपने यहाँ से जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सारी सेल्स भी शो करेगा, सारे क्रेडिट्स भी शो करेगा, जितनी भी क्रेडिट आपने पेमेंट्स अपने कस्टमर से ली होंगी। इसी तरह वेंडर्स को अगर आपने कोई पेमेंट सेंड की है तो वो भी यहाँ पर आपको शो करेगा। आपके सारे एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आपको शो करेगा और लास्ट में आपको शो करेगा कि यार अब आपके पास इतना कैश होना चाहिए। इसी में अगर हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रिसीवेबल्स में शो करेगा कि यार हमें लोगों ने कितने पैसे अदा करने हैं। स्टॉक वैल्यू में हमें शो करेगा कि यार हमारे पास अभी तक कितने पैसों का सामान पड़ा हुआ है और क्लोजिंग कैश में यहाँ पर आपको शो करेगा कि यार रात को आपके पास इतनी कैश क्लोजिंग के टाइम पे होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक एसेट बनता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सामने हमारे पास पेएबल अमाउंट है। ये वो अमाउंट है जो हमने आगे लोगों को देनी है। तो सॉफ्टवेयर में आप जब भी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करेंगे, यानी आप एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो आपकी बिज़नेस वर्थ कैलकुलेट हो जाएगी। आपको दिखा देगा कि यार आपका बिज़नेस अभी तक प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। इसी तरह से नीचे हमारे पास अगर आप देखें तो बिल की डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट और कैश के बिल्स शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई क्रेडिट रिटर्न हुआ है तो वो शो करेगा। परचेजेस के बिल्स आपको शो करेगा। कस्टमर से अगर आपने किसी भी किस्म की रिकवरी की है तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा। वेंडर्स को अगर आपने कुछ पेमेंट सेंड की हैं तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा।
फ़र्ज़ के आज के दिन आपके पूरे बिज़नेस में जो भी तब्दीलियां हुई हैं, चाहे वो सेल्स हो, रिटर्न्स हो या परचेजेज़ हों या कस्टमर से कैश रिकवरी हो, वो सारा कुछ, सारी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में शो होगी। तो ये थी हमारे पास ब्लू प्राइम सॉफ्टवेयर में डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने की कुछ सेटिंग्स। अगर आप इन पर काम करते हैं तो आपके लिए अपना बिज़नेस चलाना बहुत आसान हो जाएगा।